हाय स्टूडेंट्स, यूनिट 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये यूनिट चल रही थी और इसमें जो चैप्टर डिस्कस हम लोग कर रहे थे वो था अल्टरनेटिंग करंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। म्यूचुअल इंडक्शन आप लोगों को याद होगा कि अगर हमारे पास दो कोएक्सियली कॉइल्स रखी हुई हैं, अगर हम लोग इसमें फ्लक्स चेंज करें, किस तरह से करंट चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज होगा, तो वो फ्लक्स जो होगा वो इससे लिंक्ड होगा, यहाँ से पास हो रहा होगा। ठीक है, याद होगा ना। अगर यहाँ पर आपने करंट में चेंज किया तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसमें चेंज होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से पास होंगी, तो जो सेकेंडरी कॉइल थी, मैंने बताया था आप लोगों को, जो सेकेंडरी कॉइल है उससे जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसमें चेंज होगा। और आप जानते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग, अगर किसी भी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो वहाँ पर एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाया करता है, और अगर सर्किट क्लोज होता है तो वहाँ पर एक इंड्यूस करंट फ्लो होने लगती है जो फ्लक्स चेंज को अपोज करती है। तो ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन। आपको याद होगा कि इसमें जिस कॉइल में हम लोग करंट को वेरी करा रहे थे, चेंज करा रहे थे, उसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और जिसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको हम सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल थी, या तो वो कोएक्सियली रखी होनी चाहिए या फिर एक ही कोर पर उनकी वाइंडिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग वो जो कोर होती है, यहाँ पर वो रेक्टेंगुलर कोर हम लोग लिया करते हैं। रेक्टेंगुलर कोर है, देखिए सॉफ्ट आयरन कोर ये ली हुई है मैंने, एक रेक्टेंगुलर कोर ली हुई है। और रेक्टेंगुलर कोर में भी इसको ये लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर है। यहाँ पर जो कोर बनाई गई है इसको पतले पतले लेमिनेशंस में पहले काटा गया है, और पतले पतले लेमिनेशन में काटने के बाद इसको वार्निश से इंसुलेशन प्रोवाइड कराते हुए इसको जोड़ दिया गया है। एक थिक पीस बना दिया गया है सॉफ्ट आयरन का। उसका रीज़न आप लोगों को पता है कि ऐसा करने पर जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और यहाँ पर जो एडी करंट्स फ्लो हो सकती थी वो एडी करंट कम हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी, क्योंकि जो एडी करंट्स होती हैं वो अनडिज़ायरेबल करंट्स हुआ करती हैं। इसलिए तो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। जो सॉफ्ट आयरन कोर हमने ली हुई है उस पर दो कॉइल्स की वाइंडिंग है, एक ये लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो एक से नहीं होने चाहिए, नंबर ऑफ़ टर्न्स अलग होने चाहिए। आप देखिए कि जो मैंने ये शो किया है, ये स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर बताऊँगा इसके बारे में आप लोगों को। यहाँ पर हम लोग एक साइड पे जो ये स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पर थिक कॉपर वायर लेते हैं, एक मोटा कॉपर वायर लेते हैं, और उसके कंपैरेटिवली कम टर्न्स की वाइंडिंग यहाँ करते हैं। इस स्पेस में इतने कम टर्न्स आएंगे। और जो दूसरा सामने आप देख रहे हैं, ये इतना ही स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर हम लोग थिन कॉपर वायर लेते हैं, तो उसके ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स की वाइंडिंग आप कर सकते हैं। ये अगर आपने यहाँ पर लगा दिया, आपने एक एसी सोर्स लगा दिया, तो यहाँ पर करंट का वेरिएशन होगा, करंट प्ले फ्लो होगी एंटी क्लॉकवाइज, फिर हाफ साइकिल में क्लॉकवाइज। पहले फर्स्ट हाफ साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, फिर ज़ीरो, फिर ऐसे, फिर ज़ीरो, फिर ऐसे, फिर ज़ीरो, फिर ऐसे, फिर ज़ीरो, ऐसे होगा। और वही मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स जो होंगी वो यहाँ से पास हो रही होंगी सेकेंडरी कॉइल से, क्योंकि जो सॉफ्ट आयरन है ये एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स होती हैं वो सॉफ्ट आयरन कोर यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर रहकर वहाँ से पास होती हैं। इसलिए जितनी भी फ्लक्स लाइन्स हैं वो जो यहाँ से चली हैं वो सब यहाँ से होते हुए इससे पास होंगी। इसलिए अगर यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे करंट को वेरी कराकर, तो यहाँ पर से जो सेकेंडरी कॉइल है उससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा और वहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जो सेकेंडरी कॉइल की जो ये एंड्स हैं, यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग कोई रेजिस्टेंस या कोई भी सर्किट लगा देते हैं तो उसमें जो करंट फ्लो होगी वो इंड्यूस करंट फ्लो होगी, और उसी फ्रीक्वेंसी की होगी जिस फ्रीक्वेंसी से यहाँ पर हम लोग करंट को चेंज कर रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है। ट्रांसफार्मर हमारा म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। आप देखिए जो ट्रांसफार्मर का वर्क होता है वो वर्क क्या होता है बताऊँ मैं आप लोगों को। दो तरह के ट्रांसफार्मर होंगे।
एक तरह ट्रांसफार्मर होगा जो लार्ज वैल्यू की अल्टरनेटिंग करंट को जो कि लो वोल्टेज पर है, लो वोल्टेज की लार्ज वैल्यू की अल्टरनेटिंग करंट को कन्वर्ट करेगा स्मॉल वैल्यू की अल्टरनेटिंग करंट में जो कि हाई वोल्टेज पर होगी, क्योंकि इसने लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया है। वोल्टेज देखा जाता है, ध्यान रखिएगा, तो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया है, इसलिए इसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जो दूसरे टाइप का ट्रांसफार्मर होता है उसे हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये स्मॉल वैल्यू की अल्टरनेटिंग करंट को जो कि हाई वोल्टेज पर है उसे कन्वर्ट कर देता है लार्ज वैल्यू की अल्टरनेटिंग करंट में जो कि लो वोल्टेज पर हुआ करती है। इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है भाई, ये होता है। तो फिर मैंने बताया आप लोगों को कि देखिए ये रहा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, कैसे वर्क करेगा बताएंगे भी आप लोग दोबारा से। जो हमारे पास जो कॉइल है ना, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल वो कि जहाँ पर हम लोग करंट को वेरी करा रहे हैं, जिससे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसमें वेरिएशन हो रहा है, और सेकेंडरी कॉइल वो कि जिसमें इसकी वजह से जो फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी वजह से वहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, वो है सेकेंडरी कॉइल। अगर हम लोग इस तरह से इसको चेंज कर दें, ये पहुँच जाए ऊपर, ये आ जाए नीचे, ये बन जाए प्राइमरी कॉइल और ये बन जाए सेकेंडरी कॉइल, तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर होंगे। अगर यही पोजीशन है, अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स, जो प्राइमरी कॉइल है, अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आप देखिए दो हमारे पास ये सॉफ्ट आयरन कोर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, सिंबल देखें इसका, ये सॉफ्ट आयरन कोर है। सॉफ्ट आयरन कोर में ये ऊपर है प्राइमरी कॉइल, नीचे सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है। इसको अगर मैंने उल्टा कर दिया तो आप देखिए ये पहुँचेगी ऊपर, ये आ जाएगी नीचे, तो ये प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हो जाएंगे और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे। इसमें अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल NP हैं, सेकेंडरी कॉइल में NS है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल NP हैं, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स NS है, तो NS/NP को हम कहते हैं स्मॉल r या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और आप देखिए कि NS की वैल्यू ज़्यादा है NP से, तो NS/NP इज़ ग्रेटर देन 1, यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो स्मॉल r है दैट इज़ ग्रेटर देन 1। और अगर इसका उल्टा है, आप देख रहे हैं सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न जो है वो कम है और प्राइमरी में ज़्यादा है, NS इज़ लेस देन NP, तो NS/NP इज़ लेस देन 1 या R इज़ लेस देन 1, जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा वो उसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। तो ये जो ट्रांसफार्मर हमारे पास होगा ये होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दो टाइप के ट्रांसफार्मर हमारे पास हुआ करते हैं। ओके, ये होगा। अब आप समझिए कि क्या होगा। अब ये होगा कि अगर मैंने जो इसकी वर्किंग बता रहा हूँ आप लोग किस तरह से जो रिलेशन हमारे पास होता है, जो प्राइमरी कॉइल पे आप लोग ईएमएफ अप्लाई करते हैं और जो सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस जो मिलता है ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज और जो करंट फ्लो होती हैं उनमें क्या रिलेशनशिप होती है, ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ, समझिए ध्यान से। हम लोग क्या करेंगे कि जो प्राइमरी कॉइल है इसके अक्रॉस हमने लगा दिया एक AC सोर्स। जब AC सोर्स लगा देंगे तो आप जानते हैं कि AC सोर्स लगाने की वजह से यहाँ पर करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। पहले ये फर्स्ट हाफ साइकिल करंट चली, ये जब करंट चली ये, तो मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे बढ़ता हुआ, फिर मैक्सिमम होके करंट ज़ीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो, फिर करंट डायरेक्शन चेंज करी, फिर करंट फ्लो हुई ऐसे क्लॉकवाइज ये, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैक्सिमम फिर ज़ीरो, फिर से वही बात, फिर से वही बात। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग करंट है वो बार बार ज़ीरो से बढ़ेगी एक डायरेक्शन में, मैक्सिमम होगी, फिर ज़ीरो हो जाएगी, फिर डायरेक्शन चेंज करेगी, मैक्सिमम तक जाएगी, फिर ज़ीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से इस जो ये प्राइमरी कॉइल रखी हुई है इसकी एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा। जब वो चेंज होगा वही जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हैं वो इससे लिंक्ड होगी सेकेंडरी कॉइल के एक टर्न से। आप देखिए कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके एक टर्न से लिंक्ड होगा वही इसके एक टर्न से लिंक्ड होगा, क्योंकि आप ये मानिए कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो सॉफ्ट आयरन कोर है
जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी या मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस होंगी वो उसके अंदर ही रहती हैं, क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसलिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इस एक टर्न के लिए होगा वही इस एक टर्न के लिए होगा, ठीक है ना, ये होगा। यानी कि डी फाई बी अपॉन डी टी या डी फाई अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो प्राइमरी कॉइल के एक टर्न के लिए और सेकेंडरी कॉइल के एक टर्न के लिए सेम होगा। अब आप जानते हैं, आप लोग यूज़ करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है देखिए, आप लिखेंगे फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी, ये होता है। तो वी हैव, इस वाले फॉर्मूले से वी हैव फॉर प्राइमरी कॉइल, फॉर प्राइमरी कॉइल तो क्या होगा, ई पी इज इक्वल टू माइनस कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी में, एन पी इंटू डी फाई बी अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स डी फाई बी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा। फिर आप इस तरह से लेंगे फॉर सेकेंडरी कॉइल एंड फॉर सेकेंडरी कॉइल तो हो जाएगा ई एस इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ टर्न्स है एन एस डी फाई बी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा। अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग 2 बाई 1, जब डिवाइड करेंगे तो होगा ई एस अपॉन ई पी। देखिए ई एस की वैल्यू है माइनस एन एस डी फाई बी अपॉन डी टी, और जो ई पी की वैल्यू है ये माइनस एन पी डी फाई बी अपॉन डी टी। आप देख रहे हैं डी फाई बी अपॉन डी टी जो है ये सेम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। लेकिन आप जानते हैं कि जो एन एस अपॉन एन पी होता है ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, दिस इज कॉल्ड स्मॉल आर। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशियो होता है उसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आर, ये होगा, ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। बता चुके हैं आप लोगों को कि आर की वैल्यू जो होती है, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं प्राइमरी कॉइल से, या सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज बढ़ के मिलता है प्राइमरी कॉइल से, तो होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। तो आप देखिए आर इज ग्रेटर देन 1 फॉर स्टेप अप, और अगर मैं आपसे कहूँ कि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है प्राइमरी से, या सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कम होकर मिल रहा है, तो आप जानते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो आर इज लेस देन 1 फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये बात पता होना चाहिए। अब देखिए क्या होता है कि अगर जो प्राइमरी कॉइल है ये कॉपर वायर यूज़ करते हैं, आप जानते हैं कॉपर वायर यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, 10 to 0। यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा नहीं इस वजह से, इसलिए जो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो अप्रॉक्सीमेटली प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है उसके इक्वल होगा। और यही बात यहाँ पर होगा, सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। इसलिए वीएस और वीपी जो होंगे वो अप्रॉक्सीमेटली ईएस और ईपी जो होंगे वो अप्रॉक्सीमेटली वीएस और वीपी के इक्वल होंगे। तो आप कह सकते हैं
कि Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशो R। ये बात निकल के आती है। अब आप देखिए कि जो भी पावर प्राइमरी कॉइल से हम लोग डिलीवर करते हैं वही पावर सेकेंडरी कॉइल में मिलनी चाहिए अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है। अगर किसी भी तरीके से एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो ऐसा जो ट्रांसफार्मर होता है वो होता है आइडियल ट्रांसफार्मर। और आइडियल ट्रांसफार्मर में जो भी प्राइमरी कॉइल को पावर दी जाती है वो सेकेंडरी कॉइल में एज इट इज़ मिल जाया करती है। तो आप लिखेंगे कि फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर, जो पावर इन प्राइमरी कॉइल है वो पावर इन सेकेंडरी कॉइल के इक्वल होगा। आप जानते हैं कि P इज इक्वल टू होता है V इंटू आई, तो इट इम्प्लाइज दैट कि VP मल्टीप्लाइड बाई IP इज इक्वल टू VS मल्टीप्लाइड बाई IS, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप VS अपॉन VP निकालोगे तो अगर आप यहाँ से निकालेंगे VS अपॉन VP तो ये हो जाएगा IP अपॉन IS, ये हो जाएगा। आप देखिए जिस रेशो में वोल्टेज बढ़ता है करंट उसी रेशो में कम हो जाया करती है। आप देख रहे हैं यहाँ से कि अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ VS VP मुकाबले 10 टाइम्स बढ़ गया तो जो प्राइमरी कॉइल में जो करंट है वो 10 टाइम्स ज़्यादा होगी सेकेंडरी कॉइल में, यानी कि मतलब ये हुआ सेकेंडरी कॉइल में जो करंट है वो 10 टाइम्स कम हो जाएगी, ये इसका मतलब हुआ। तो उसी रेशो में करंट कम हो जाती है जिस रेशो में वोल्टेज बढ़ता है, या जिस रेशो में वोल्टेज कम होता है करंट उस रेशो में बढ़ जाया करती है। तो ये बातें पता होनी चाहिए। और इसी वजह से आप देखिए कि लार्ज अल्टरनेटिंग करंट है और लो वोल्टेज है, तो वोल्टेज तो हो गया हाई और करंट लार्ज से हो गई स्मॉल। ऐसे आप देखिए कि स्मॉल AC है हाई वोल्टेज की, तो यहाँ पर जब वोल्टेज हाई से हुआ लो तो स्मॉल AC से लार्ज AC हो गई। ये इसी फॉर्मूले कंप्लायंस में ऐसा हो रहा है। तो अगर आप लोग इसको पुट कर देंगे A में, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन A या फ्रॉम A, तो आपको मिलेगा कंप्लीट फार्मूला कि VS अपॉन VP इज इक्वल टू ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो R। ये केवल आइडियल ट्रांसफार्मर ठीक है, ये जो है ये फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप देखो कि जितनी भी प्राइमरी कॉइल में हम लोग पावर यहाँ पर देते हैं वो सेकेंडरी कॉइल में मिलती नहीं हम लोगों को। अगर कुछ लॉस उसका हो जाया करता है, कौन कौन से लॉसेस होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन लॉस होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है जिसमें जितनी पावर आपने दी है प्राइमरी कॉइल में अगर उतनी सेकेंडरी को डिलीवर नहीं हुई है, अगर कुछ पावर का लॉस हो गया है तब क्या होगा, तो आप देखेंगे एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। आप देख रहे होंगे कि जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है वहाँ पर जो इनपुट पावर आप देते हैं वो ज़्यादा होती है और आउटपुट पावर उससे कम मिलती है। इनपुट मतलब क्या हुआ कि जो आपने यहाँ से दिया हुआ है प्राइमरी कॉइल में, इट इम्प्लाइज दैट कि प्राइमरी कॉइल में जो आप पावर देते हैं उससे कम मिलती है सेकेंडरी कॉइल में। तो इसका मतलब कि जो एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर की उसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ईटा इज इक्वल टू होगा पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट मल्टीप्लाइड बाई 100%, या
आउटपुट में कौन सा हो, सेकेंडरी कॉइल में पावर है, पावर इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन पावर इन प्राइमरी कॉइल मल्टीप्लाइड बाई 100%। फॉर्मूला होता है P इजिकल टू V इंटू आई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एफिशिएंसी P इजिकल V इंटू आई का मतलब VS इंटू IS अपॉन VP मल्टीप्लाइड बाई IP मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो जो ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इन फॉर्मूले से आप लोग किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। अब बात ये आती है कि भाई हमारे पास जो भी पावर आप यहाँ से आप दे रहे हैं प्राइमरी कॉइल को, सेकेंडरी कॉइल में मिल क्यों नहीं पा रही है पूरी, तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो लॉसेस देखें कौन कौन से लॉसेस होते हैं यहाँ पर ट्रांसफार्मर में। एनर्जी लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर, तो जैसे बताया आप लोगों को कि जो पावर इनपुट है, पावर आउटपुट उतना नहीं मिलता है। कुछ एनर्जी लॉस की वजह से जो आउटपुट पावर है वो इनपुट पावर से कम हो जाया करती है। वो लॉसेस जो है उनके बारे में बता रहे हैं वन बाय वन। पहला जो लॉस है ये है कॉपर लॉसेस। देखिए कॉपर लॉस मतलब ये हुआ कि जो ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में हमने वायर यूज़ किया हुआ है, ये वायर कॉपर का है। कॉपर का वायर है, कहीं पर थिक वायर है, कहीं पर थिन वायर है, तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होगा। जब रेजिस्टेंस होगा तो आप जानते हैं कि अगर टी टाइम तक करंट फ्लो होती है उसके अंदर, तो आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, इतनी जो एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट उसका डिसिपेशन हो जाएगा। इतनी हीट ख़राब हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, और इसलिए जब यहाँ पर हीट वेस्ट हो जाएगी प्राइमरी कॉइल में, तो सेकेंडरी कॉइल में वो डिलीवर नहीं हो पाएगी। इसको हम कहते हैं कॉपर लॉसेस की वजह से एनर्जी का लॉस होता है, और इसकी वजह से प्राइमरी कॉइल की कंप्लीट जो पावर है या जो एनर्जी है वो सेकेंडरी कॉइल में नहीं पहुँच पाया करती है। दूसरा होता है एडी करंट लॉसेस। मैंने आपको बताया था कि हमने ये एक सॉफ्ट आयरन कोर ली हुई है। सॉफ्ट आयरन कोर पर जब आपने इस तरह से वाइंडिंग करके, ये वाइंडिंग करके जब इसमें आपने करंट को फ्लो कराया, तो पहले ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, फिर ज़ीरो, फिर इस डायरेक्शन में, फिर ज़ीरो, फिर इस डायरेक्शन में। तो आप देख रहे हैं कि इस कॉइल के साथ साथ जो ये सॉफ्ट आयरन कोर रखी हुई है, इस सॉफ्ट आयरन कोर से जो लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें भी लगातार चेंज हो रहा है। और आप जानते हैं कि जब भी किसी कोर से भी अगर लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पर भी एक इंड्यूस में प्रोड्यूस होता है। और क्योंकि यहाँ पर ये एक सॉलिड पीस है, इसलिए यहाँ पर एडी करंट फ्लो होना शुरू हो जाया करती हैं। अब ये जो एडी करंट्स होती हैं ये अनडिज़ायरेबल करंट्स होती हैं, इनको फ्लो कराने में एक्स्ट्रा एनर्जी का लॉस होता है। तो इसलिए जो भी प्राइमरी कॉइल की जो आप एनर्जी आप यहाँ से देते हो सेकेंडरी कॉइल में पहुँच नहीं पाया करती है, उसको कुछ लॉस हो जाया करता है। लेकिन इस लॉस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पतले पतले लैमिनेशंस हैं आयरन के, उनको कट करते हैं और फिर वार्निश लगाकर बीच में इंसुलेशन प्रोड्यूस करके आप फिर से उसको मिलाकर एक सॉलिड पीस बनाते हैं आयरन का, जिससे कि हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर बनी रहे। और रेजिस्टेंस जब ऐसे करते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है सॉफ्ट आयरन कोर का, तो एडी करंट जो होती हैं वो कम हो जाया करती हैं, तो लॉस थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन फिर भी एडी करंट लॉसेस यहाँ पर हुआ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉस आता है वो आता है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉसेस, हिस्टैरिसीस लॉसेस का मतलब ये होता है कि आपके पास ये सॉफ्ट आयरन कोर रखी हुई है। जब सॉफ्ट आयरन कोर रखी हुई है तो शुरू में ये मैग्नेटाइज नहीं थी,
आप इसका IH कर्व ड्रॉ करते हैं। IH कर्व का मतलब ये हुआ कि आपने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, शुरू में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, H0 है, तो इसमें मैग्नेटाइजेशन बिल्कुल नहीं है। उसके बाद जब आप लोगों ने इसको H बढ़ाना शुरू किया, इस डायरेक्शन में फील्ड को बढ़ाना शुरू किया, तो आप देखेंगे ये मैग्नेटाइज्ड हुआ और सारे डोमेन इस डायरेक्शन में अलाइन हो गए। ये अब पोजीशन ऑफ सैचुरेशन निकल के आ गई कि कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो गया इस डायरेक्शन में। लेकिन उसके बाद फिर से फील्ड कम हुई इस डायरेक्शन में। जब आप जानते हैं करंट बढ़ती है, पहले करंट बढ़ती है पीक वैल्यू तक, फिर कम होना शुरू हो जाया करती है। तो जब ये कम होना शुरू हो जाएगी और फिर से कम होकर 0 हो जाएगी फील्ड यहाँ से, जब ये ऐसे जाके वापस लौट के आएगी ऐसे, तो आप देखेंगे कि जितने भी डोमेन रोटेट किए थे इस डायरेक्शन में वो वापस लौट के नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने एनर्जी प्रोवाइड कराई थी इस सॉफ्ट आयरन कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए, वो एनर्जी वापस रिकवर नहीं हो पाया करती है, बल्कि उसका लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब क्या हुआ कि अगर H0 हो गया तब भी इसमें इतना मैग्नेटाइजेशन बाकी रह गया। फिर आप लोग क्या करेंगे, अगर चाहते हैं इसको डिमैग्नेटाइज करें, इसका मतलब वापस जाएगी फील्ड इस डायरेक्शन में। जब वापस जाएगी तो आप देख रहे हैं इतना -H के लिए I0 हो गया। जब आपने रिवर्स डायरेक्शन में इतनी फील्ड अप्लाई करी तो ये डिमैग्नेटाइज्ड हो गया और फील्ड बढ़ी इस डायरेक्शन में फिर से, तो ये फिर से ऐसे गया, अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज्ड हो गया। फिर वापस ये कम होना शुरू हुआ करंट, तो फील्ड इस तरफ आई। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि H0 है, लेकिन अब ये इस डायरेक्शन मैग्नेटाइज्ड रह गया। और उसके बाद फिर से जब कंप्लीट साइकिल में आप लौट के आते हैं तो यहाँ पर लौट के जाया करते हैं। तो आप देखते हैं कि आपको IH कर्व में ये क्लोज लूप मिलता है, एक साइकिल के लिए ये क्लोज लूप मिलता है। ये मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, इसका पूरा एक लूप है। और इस लूप का जो एरिया होता है, ये एक साइकिल में जितनी एनर्जी का लॉस हो गया है इस सॉफ्ट आयरन कोर को मैग्नेटाइज करने में और डीमैग्नेटाइज करने में, उसको रिप्रेजेंट करता है। और इसको हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। और इस हिस्टैरिसीस लॉस की वजह से कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है जो कि प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में डिलीवर नहीं हो पाया करती है। फिर आता है फ्लक्स लीकेज लॉस। जो नेक्स्ट लॉस हमारे पास है, फ्लक्स लीकेज लॉसेस। ये क्या होता है? वैसे हमारे पास तो क्या है कि एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जितना भी फ्लक्स लाइन चलेंगी वो सब इसके अंदर ही रहनी चाहिए। इसका मतलब जितना भी प्राइमरी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स है वो लीक नहीं होना चाहिए, वो यही रहना चाहिए, इसके अंदर रहना चाहिए। इसके एक टर्न से जो लिंक फ्लक्स होगा वो ही यहाँ पर होना चाहिए, अगर इनका ये जो एरिया है ये इक्वल होगा। तो आप देखिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो प्राइमरी कॉइल का जो फ्लक्स है, कुछ ना कुछ फ्लक्स जो होता है वो लीक ज़रूर हो जाया करता है। और जब फ्लक्स लीक हो जाया करता है तो प्राइमरी कॉइल से जो भी पावर आप देते हो वो सेकेंडरी कॉइल को पहुंच नहीं पाया करती है, कुछ ना कुछ लॉस हो जाया करता है उसका। तो ये सारे लॉसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से जो इनपुट पावर होती है वो हमेशा ज़्यादा होती है और आउटपुट में पावर उतनी मिल नहीं पाया करती है। और इसकी वजह से कोई भी ट्रांसफार्मर हमारे पास जो है उसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती है। याद रखिए कि ट्रांसफार्मर केवल वोल्टेज को कम ज़्यादा और उसी रेशो में करंट को ज़्यादा कम कर सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था। ये इलेक्ट्रिसिटी का जनरेटर नहीं है, ये केवल और केवल वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के काम में आता है और उसी करस्पॉन्डिंग करंट को ज़्यादा या कम करने के काम में आता है। तो ये प्रिंसिपल था हमारे पास ट्रांसफार्मर का, जो कि बेस था म्यूचुअल इंडक्शन पर। नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।